Kinetic theory of gases is also known as KTG in your community of studious students. It is known as KTG. ठीक है, Kinetic theory of gases. तो जैसे ये है आरुषि इसमें कि जैसे किसी भी रूम में गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करना काफी मुश्किल काम रहा होगा. सोचो जरा, दिखाई तो पड़ती नहीं है. जो चीजें हमें चल दिखती हैं उसके बारे में तो दिक्कत नहीं है. जैसे कार के मोशन को स्टडी करना है, व्हील, एक कार के व्हील के मोशन के बारे में स्टडी करना, तो चीजें दिखती हैं तो भी परेशानी है. तो उनके बारे में तो असंभव होगा अगर मतलब जैसे गैसेस, अब रूम में गैसेस के पार्टिकल्स हैं, उसको स्टडी करना बड़ा मुश्किल काम है ना, कि कैसे स्टडी करें. लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत की होगी, यूरोपियंस थे, उन्होंने हिम्मत की कि भाई इसके बारे में हम पता लगाएंगे कि गैसेस के पार्टिकल्स कैसे मूव करते होंगे. अब ये उसकी हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तो पता चलेगा कि कैसे उन लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में. तो एक तो सबसे बड़ी बात आरुषि ये समझना कि इस रूम में जो गैस के पार्टिकल्स रुके नहीं है, काइनेटिक मोशन में है, यही बहुत बड़ी बात नहीं होगी. क्यों? जैसे यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स रुके नहीं है, हाँ, अगर ये मार्कर है इसको छोड़ दो तो नीचे गिर जाएगा. तो उनके ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इफेक्ट नहीं है. तो सारे गैस के पार्टिकल्स नीचे चिपके होते ग्राउंड में. ऑक्सीजन नीचे पड़ा हुआ, नाइट्रोजन नीचे पड़ा होता, तो ऐसे उठा के हमें लेना पड़ता ना उसको. ऐसे रैंडमली ऐसे फ्लो कर रहे हैं. बड़ा मुश्किल काम है समझना कि भाई उसके पास मास तो है ही, तो अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता होगा, तो वो सारे पार्टिकल्स नीचे चिपके होने चाहिए ग्राउंड में, अर्थ पर. लेकिन एटमॉस्फेयर कब कहाँ तक है? 200 किलोमीटर तक करीब. वो चार है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर है, तो वहां तक गैसेस हैं ऐसे. इसका मतलब इनका मोशन जो है वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है. समझे हो, समझ पाए कि नहीं? तो इनका मोशन कैसा है, मतलब इसमें इस रूम के अंदर, जिस रूम में तुम लोग बैठे हो देवीना, चिकित्सा, जागृति, जिस रूम में तुम लोग बैठे हो उसमें इनविजिबल पार्टिकल्स हैं तुम्हारे हर तरफ. तो वो पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स हैं. अगर तुम लोग ये ना पढ़े होते कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, तो कैसे जान पाते? कि बिना ऐसे थोड़ी देख करके जान जाएंगे ये रहा ऑक्सीजन, इधर गया नाइट्रोजन, ऐसे नहीं कर पाएंगे. तो ये चीजें भाई मतलब बहुत सैल्यूट करता हूं मैं उन लोगों को जिन्होंने ये चीजें जानने की कोशिश की और हिम्मत की, रोजमर्रा के अपने डेली लाइफ में ऐसा भी टाइम निकाला कि हमें ये भी सोचना है. नहीं तो यहाँ सोचने को तो बहुत चीजें हैं जो और भी अननेसेसरी चीजें हैं, लेकिन उनके लिए वो नेसेसरी हुआ, ये बहुत अच्छी बात है. और गैसेस के बारे में जान पाए तो ट्यूब में गैसेस भरी, फिर ट्रायस में गैस हुई, फिर सिलेंडर में गैस आई, फिर उसको कंप्रेस किया गया, सीएनजी बनी, एलपीजी बना. तो कहीं ना कहीं इनिशियल थॉट को हम लोगों को बहुत सैल्यूट करना चाहिए जिन लोगों ने समझा. इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक दिस इज एन इंडिपेंडेंट थ्योरी which tried to study the behavior of gases in a container. तो ये थ्योरी जो है, दिस थ्योरी डील्स विद, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? दिस थ्योरी, आ जाइए, दिस थ्योरी डील्स with the with the behavior of gases, behavior of gaseous particles, लिखते रहो, gaseous particles in a container, कंटेनर. समझे? किसी भी कंटेनर में गैसियस पार्टिकल्स के बिहेवियर को स्टडी करने की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, जैसे हम जल्दी बोलो. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. दूसरी बात
कि to study this theory, to study theory of gases, to study behavior of gases, KTG, some assumptions were made. Some assumptions के ऊपर questions कई बार IIT JEE में पूछे गए हैं. Assumptions were made. Assumptions were made. कई सारे assumptions माने गए हैं, तभी हम उनको स्टडी कर पाएंगे. बिल्कुल रोड फॉर्म में, जो इनका असली फॉर्म है, उस फॉर्म में तो स्टडी करना नियर इम्पॉसिबल है. अगर हम कुछ assumptions नहीं मानेंगे तो इतना रैंडम बिहेवियर है. अगर हम रियल सेंस में बात करने लगे गैसेस को, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टडी एंड प्रेडिक्ट सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, राइट. तो इसमें भाई अब बात आई कि क्या ऐसे एजम्पशंस रहे होंगे. तो हमें पहले तो ये समझना है कि एजम्पशंस कौन कौन से हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एजम्पशंस कौन कौन से हैं, ये हमें समझना पड़ेगा. एजम्पशंस कौन कौन से, ये समझना पड़ेगा. कोई बताएगा एनी एजम्पशन, एनी वन एजम्पशन? जागृति, डू यू नो a single assumption? Sir, I think one would be gases don't have fixed volume. They occupy the space of the volume of the container. ये assumption नहीं, ये तो fact है. Okay. If the gas is in a container, it occupies total volume of the container, right? Okay, then maybe then that the intermolecular forces of attraction are negligible in gases. Yes. It was assumption. So assumption के नाम पर ये था कि जैसे कोई भी अगर एक कंटेनर है, बस ठीक है, अगर कोई कंटेनर है, ठीक है, तो किसी, जैसे ये कंटेनर क्या है, जैसे रूम है, रूम के अंदर गैस के पार्टिकल्स होंगे. तो पहली बात तो ये लोगों ने, किसी ने बताया, मतलब कई लोगों ने बताया, लेकिन फाइनली जो अडॉप्ट किया गया वो हम लोग पढ़ रहे हैं. सबकी बातें नहीं पढ़ रहे हैं. जो फाइनली लोगों ने मान लिया, वो पहला तो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ गैस इन ए कंटेनर आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. रैंडम मोशन में है, इनका कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं है. रैंडम मोशन क्या होता है आरुषि? यू कैनॉट प्रेडिक्ट एट दिस टाइम द पोजीशन, एट एनी टाइम द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स. जैसे अगर तुम वहां से घर से आ रही हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि इतने टाइम में तुम यहाँ पहुंच जाओगी, क्योंकि तुम्हारा मोशन क्या है, रैंडम तो नहीं है ना. लेकिन कुछ बच्चों का मोशन रैंडम भी है. जैसे वो वहां चले और किस टाइम पर कहाँ पहुंच जाए कुछ पता ही नहीं है, जीपीएस लगाना पड़ता है. हाँ? तो ये देखो कि पहला क्या है इसमें. फर्स्ट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, gaseous particles in a container is incessant. incessant की स्पेलिंग बताना है. सही है, सही है. क्या राघो? incessant सही है. incessant means unstoppable, right? जागृति? Yes, sir. random motion. So there are always in random motion. ऐसा नहीं कि रात हो गई, जैसे गैस के पार्टिकल्स आज मंडे है, ऐसा कुछ इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता. ये तो मैन मेड चीजें हैं. तो इन सेशन लगातार रैंडम मोशन में रहेंगी. एक टेम्परेचर है जिसमें उनका मोशन सीज हो जाएगा, पता है? 0 केल्विन. बताओ. 0 केल्विन का मतलब देवीना, 0 केल्विन मीन्स हाउ मेनी सेल्सियस? -273.15 डिग्री सेल्सियस. इतने टेम्परेचर पर गैस के पार्टिकल्स भी रुक जाएंगे.
गैस के पार्टिकल्स भी रुक जाएंगे जागृति, किस टेम्परेचर पर? Sir, 0 Kelvin. हाँ 0 केल्विन, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर इनका कोई मोशन नहीं होगा। दूसरा है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by gaseous particles is much greater than their actual volume। ये मतलब समझे कि नहीं? देवीना, कैन यू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस? Can you explain the sentence? Sir, it means that the area which is covered is more than its actual volume, like because it does not have a fixed shape due to which. Sir. नहीं समझा नहीं, एग्जाम्पल समझाओ। मैं एग्जाम्पल समझ पाता हूँ। Example volume. इस सेंटेंस के लिए रखो एग्जाम्पल क्या बताओ, इसका क्या मतलब है? जैसे हम लोग रूम में बैठे हैं तो हम लोगों ने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है ना, लेकिन हमने बहुत सारी जगह वैकेट भी कर रखी है। अगर हम हर जगह कभी यहाँ होते कभी यहाँ होते कभी, तो हमारा वॉल्यूम तो कम है। अरे हमें मेरा वॉल्यूम और सब लोगों का वॉल्यूम जोड़ दो तो इस रूम से कम है, लेकिन हमने ऑक्यूपाई हर जगह वॉल्यूम नहीं कवर कर रखा। जैसे यहाँ मैं नहीं हूं तो यहाँ, मैं यहाँ हूं तो यहाँ पर वैकेंट है ना, मतलब अगर पूरे भर जाए रूम में तब भी बहुत सारी जगह वैकेंट है यहाँ, कि नहीं? और जो हम लोग का वॉल्यूम तो अप्रिशिएबल है। अगर हम लोग एक टाइम के बाद इसमें कंप्रेस करना आसान नहीं होगा, मतलब अगर सारे लोग भर गए तो एक आदमी भी नहीं आ पाएगा ना इसमें, है ना? लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं है। गैसेस में उनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन ये ऑक्यूपाई बहुत करे रहते हैं। अगर उनके वॉल्यूम को अगर इस रूम के सारे गैसियस पार्टिकल्स को मैं इकट्ठा कर दूं तो एक इतनी चुटकी भर आ जाएंगे ऐसे, और है कहाँ वो तो हर जगह है। नहीं समझे बात? मतलब उनके वॉल्यूम का सम बहुत कम है। जैसे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसका उसका उसके एटम का वॉल्यूम प्लस उसको एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। तो जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है ना, इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज। जगह बहुत, कब्जा बहुत कर रखा है और रहते बहुत कम। जैसे हम लोग फ्लैट्स में या घरों में रहते हैं तो है तो हमारा वॉल्यूम बहुत कम, लेकिन हमने घर इतने बड़े बना रखे हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज वेरी 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 ग्रेटर देन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आवर्स। क्यों? तो इसका हम लोगों में तब भी अप्रिशिएबल है। कुछ गैसियस पार्टिकल्स में तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है कि वो करते हैं। तो अगर हमारे पास किसी भी कंटेनर की बात की जाए तो किसी कंटेनर में जो वॉल्यूम होगा, मान लो ये कंटेनर है तो उसमें गैसेस के बहुत सारे पार्टिकल ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, चल फिर रहे होंगे। एक गैस इधर जा रहे होगी, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, तो इन सबका अगर मैं वॉल्यूम का सम निकालूंगा ना, इनके इनकी वॉल्यूम को मैं इकट्ठा कर दूं तो इतने में सारे आ जाएंगे राघव, सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और कवर इतना कर रखा है। तो मान लो इसमें n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स, मान लो इसमें n पार्टिकल्स हैं। कितने? n पार्टिकल्स हैं। तो उसमें पहले का वॉल्यूम है v1 प्लस दूसरे का वॉल्यूम है v2 प्लस तीसरे का वॉल्यूम है v3 प्लस ऐसे से करके हैं n पार्टिकल्स हो गए। इन सबके वॉल्यूम का सम जो है ना वो बहुत ही कम है। किसके? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है? बोलो, अब मेरी बात समझे कि नहीं? अगर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, एटॉमिक वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कहा जाए, एटॉमिक वॉल्यूम्स,
तो बहुत कम होगा। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस कहा जाए तो कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, और जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम है वो तो बहुत कम होगा। क्यों भाई, हर आदमी एक कार लेकर जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम तो बहुत है और उसका वॉल्यूम कितना है। क्यों, ये तो अगर देखा जाए तो ऐसा है। अब जैसे इस पर एक एग्जांपल भी मिल गया, मुझे याद आ गया। पानी है कंटेनर में, कितना है डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर एंड 1 इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जैसे कोई एम मास है वाटर का, कंटेनर में है, तो वो जैसे एक छोटे से बाउल में है तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। लेकिन जो वेपर बनेगा ना, तो वेपर तो कहीं भी पहुंच जाता है, तो वेपर की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1000 के 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम है, और जब ये वेपर बन गया तो 1 मीटर क्यूब में कितना है, 0.6 kg। ये समझे बात, सारे बच्चे समझ रहे, देवीना, जागृति, जित्शा, समझ रहे हो कि नहीं। जब वाटर में, जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो डेंसिटी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, और जब यही वेपर बन गया तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो गए। तो हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर वेपर अंडर द अबव कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बताओ, समझे नहीं बात मेरी। The volume of a molecule multiplied by the total number gives what is called as molecular volume. Molecular volume कितना है, the total volume gives the ratio of the molecular volume to the total volume occupied by the water vapor under the above conditions of temperature and pressure. अच्छा, मान लो एक कंटेनर में, क्वेश्चन क्लियर है जागृति की नहीं। Yes, sir. ये किसी कंटेनर में वाटर है, अभी वाटर है, तो अभी मान लो इसमें n मॉलिक्यूल्स है। कितने मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये वेपर बन जाएगा, पूरा वेपराइज में कर दूं, तो भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अरे मॉलिक्यूल थोड़े खत्म हो जाएंगे, क्यों, लेकिन ये दूर दूर हो जाएंगे। अभी क्या है, ये मॉलिक्यूल्स पास पास है कि नहीं। अभी तो वाटर पढ़ा ना हम लोगों ने, लिक्विड, और फिर कैसे हो जाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। बोलो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम है, इसमें ये जो जगह खाली है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये मान सकते हैं कि इनकॉम्प्रेसिबल है, इसको फर्दर पास नहीं ला सकते, बिल्कुल चिपके हुए हैं। इसका मतलब वाटर फेज में जब है, जब ये वाटर स्टेट में है, तो इसका जो वॉल्यूम है वही इसका एटॉम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, जो इसने ऑक्यूपाई कर रखा है यही इसका टोटल वॉल्यूम है कि नहीं। अगर सारे लोग बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाएं तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो वाटर के फेज में जो इसका वॉल्यूम है वही मान सकते हैं हम लोग। तो देखें, मास तो चाहे वाटर फेज में हो, जैसे अगर मास की बात की जाए तो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये होता है कि नहीं अरुषि। अगर लिक्विड फेज में बात करूं तो लिक्विड फेज में जो मास है वो कितना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। इसको मैं क्या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कह दूं। जब लिक्विड फेज में है, जब लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में हम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसी को मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कह दें जागृति। Yes, sir. क्योंकि हमने ये मान लिया कि वो चिपक कर हैं
और उनके बीच में कोई जगह नहीं है, तो जो उनका वॉल्यूम है वही मॉलिक्यूलर, अगर मैं हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालूं, उनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उतना ही आएगा जितना कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, लगभग मैंने मान लिया। हालांकि थोड़ा गैप इसमें भी रहता है। तो ये आगे मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। और जब हम वेपर की बात करेंगे, वेपर फेज की, जब वेपर फेज की बात करेंगे तो मास तो उतना ही रहेगा, क्यों? अब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वेपर इनटू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। नहीं समझे? गैसियस फेज में टोटल वॉल्यूम कहाँ है? गैसियस फेज में ना, तो मास तो इक्वल है। तो अगर मैं रो लिक्विड इनटू एटॉमिक वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, इसको इक्वल कर सकता हूं डेंसिटी इन वेपर इनटू टोटल वॉल्यूम। तो मैं निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम से। तो क्या कर दो, डेंसिटी ऑफ वेपर को डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, आंसर आ गया। तो व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वेपर? 0.6, और वो कितना है, 10 क्यूब। तो 0.6 बाई 10 क्यूब, तो 6 इंटू 10 के पावर -4 ना, -4, 10,000, 60,000 कम है, 60,000 डिस्टेंस पर दूर चले गए वो। नहीं समझे? 60,000 दूर चले गए। जैसे मान लो हम लोग, मैं यहाँ अगर हम लोग वो होते, वेपर बन पाते, गैस बन पाते, तो अभी सॉलिड फेज में ऐसे 1 मीटर पर है ना, और फिर हम क्या चले जाते, 60,000, मतलब ये तो वॉल्यूम है तो 1/3 पावर में आएगा डिस्टेंस, 4/3 पाई आर क्यूब होगा ना, तो डिस्टेंस तो इसका 1/3 पावर करेंगे, तो 1/3 पावर करेंगे तो समझ गए ना, 4/3 हो जाएगा यहाँ, 1.33, इतना टाइम्स, इतना दूर चले जाते हैं। फिर बात समझ गए कि नहीं? 1 बाई ये क्या है लगभग, ये अगर इसको हम करें तो 6/10,000, 60/1000, अरे 0.0006 है ना, इतना नजदीक था वॉल्यूम और उतना ज्यादा बढ़ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं देवीना? और गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. यही लिक्विड, यही वाटर जब लिक्विड फेज में है तो काफी नजदीक नजदीक है, जब वेपर फेज में हुआ तो बहुत दूर चला गया, 60,000 करीब दूर, मतलब ये इतना दूर ना, लगभग 1/6 की पावर 10 की पावर 4/6, कितना होगा करीब? इसका उल्टा, इसका इन्वर्स करें तो कितना आएगा? अगर ये उल्टा निकालते, टोटल वॉल्यूम बाई मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, तो क्या होता, 1/6 इंटू 10 की पावर 4, 10/6, 10/6 मतलब 5/3, 1.66 इंटू 10 की पावर 3, तो करीब ये 1660, इतने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाता है वाटर का, लिक्विड से जब वेपर में जाता है। ये बात क्लियर है जागृति? Yes, sir. सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये जानते हो कहाँ का है? एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। मैंने सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए, मतलब वीडियो सोल्यूशन बना दिया, एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है। ये भी है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा जाएगा आईआईटी में, तो सबसे छोटी बात है वो एडवांस्ड की। लिख लो जल्दी, नोट कर लो। जितिशा, क्लियर हुआ ये? जितिशा, Yes, sir. जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है ना, लिक्विड फेज में जब कोई है तो पास पास है, तो जो वॉल्यूम है उसी को मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहा जा सकता है। Yes, sir.
क्लियर? ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या क्या हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि द एक्चुअल वॉल्यूम इज क्वाइट लेस देन द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ये मान लिया गया। और लगभग ये मान लिया गया कि वॉल्यूम जो है, इनका अवेलेबल वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम है हमेशा। अगर एक नया मॉलिक्यूल आए, जैसे मान लो इसमें गैस है, अगर इसमें ऑक्सीजन को एंटर करना हो तो आराम से इसमें आ सकता है कमरे में, मतलब, और इसके बाद जो आएगा वो भी आ सकता है कि नहीं, लेकिन कभी तो रुकेगा कि नहीं, हमेशा आता रहेगा इतने ही उससे। बाद में तो कुछ प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, टायर में हम एयर इन्फ्लेट करते हैं, भरते हैं, तो पहला मॉलिक्यूल भेजा इतने सारे आराम से ले गए, फिर दूसरी बार भेजा थोड़ा ज्यादा मेहनत, फिर जब ज्यादा भर जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर से जाता है ना, कि नहीं? और बहुत ज़्यादा भर देंगे तो टायर कई बार बस्ट कर जाता है। तो उसका प्रेशर, मतलब ऐसा नहीं कि उसी ये इजीनेस से तुम लोग हमेशा एंटर करा सकते हो। जैसे जैसे उसके अंदर पार्टिकल जाते जाएंगे वैसे वैसे वो जगह ऑक्यूपाई करते जाएंगे, तो अवेलेबल स्पेस बाकी फर्दर एंट्रेंट्स के लिए उतना इजी नहीं होगा। हम लोगों ने ये पढ़ लिया क्या? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन देयर एक्चुअल वॉल्यूम। क्लियर? ये हमने एक एग्जांपल से भी तुम्हें दिखा दिया। नेक्स्ट, कौन सा है? थर्ड, फोर्थ है? थर्ड है ना अभी? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं, एटम्स ऑफ गैस collide with each other, collide with each other while in motion, while in motion. Molecules, atoms of a gas, collide with each other while in motion. वो collide करते हैं, and collision is assumed to be perfectly elastic collision। बताया है मैंने, भूल गए हो तुम लोग? perfectly elastic collision। जागृति, perfectly elastic collision, can you recall this? Yes, sir. So perfectly inelastic होता तो क्या होता? क्या होता इस गैस, जिस रूम में तुम बैठे हो, अगर उसके पार्टिकल्स परफेक्टली इनइलास्टिकली कोलाइड करने लगे तो क्या होगा? Sir, सारे चिपकते जाएंगे, और चिपक करके एक एक ऐसे बन जाएगा कुछ। नहीं समझे? इनइलास्टिक कोलिजन में स्टिक कर जाते थे ना पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने के बाद। तो अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो सब दो चिपक जाते, तीसरा चिपक जाता, क्योंकि रैंडम मोशन में होता, तब तो सारी गैस चिपक जाती। तो हम लोग को गैस कैसे मिलती है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है हर जगह? क्यों जागृति? yes, sir. सो इलास्टिक कोलिजन है, अच्छा है कि इलास्टिक, थोड़ा सा पार्शियली होता है वैसे, लेकिन एज्यूम कर लिया गया है कि इलास्टिक है। कोई जरूरी नहीं कि इलास्टिक हो, पार्शियल भी हो सकता है। पार्शियल इलास्टिक कोलिजन्स में भी अलग अलग ही रहते हैं कोलिजन करने के बाद, लेकिन अगर पार्शियल मानेंगे तो प्रॉब्लम होगी कितना पार्शियल। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हमने मान लिया कि ये परफेक्टली इलास्टिक है, अगर परफेक्टली नहीं मानते तो पार्शियली मानते, तो 20% पार्शियल है कि 30% पार्शियल है, तो दिक्कत की बात शुरू हो जाएगी, है ना? इसलिए हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा कोलिजन। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है आपको, कि हमने कहा था रैंडम मोशन, ये पहला जो पॉइंट था उसको देखना जरूरी है। द स्टडी के डी जी, पहला क्या था? रैंडम है ना, बोलो। रैंडम का मतलब क्या है?
रैंडम का मतलब ये है कि किसी भी कंटेनर में अगर कोई गैस के पार्टिकल्स रिलीज कर दिए जाए, मान लो ये क्यूबिकल कंटेनर है और गैस के पार्टिकल्स को रिलीज कर दिया जाए, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और किसी गैस के पार्टिकल की वेलोसिटी देखा जाए तो किधर जा रहा होगा बताओ? तो मुझे बता सकता है किस एक्सिस की तरफ जा रहा होगा? इस रूम में गैस का पार्टिकल किधर चल रहा होगा? मुझे नहीं पता। ये पूरे स्पेस में होगा, ना एक्स के साथ, ना वाई के अलोंग, ना जेड के अलोंग, कहीं भी हो सकता है ना। तो अगर कोई भी वेक्टर स्पेस में है तो उसके वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? इसी लाइन के नीचे लिखना, वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखा जाएगा? v1 एक्स आई कैप, वी एक्स आई कैप प्लस प्लस वी जेड। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस में होता है जिसके कंपोनेंट्स हर तरफ हो सकते हैं तो उस वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, कुछ एक्स की तरफ, कुछ वाई की तरफ, कुछ जेड की तरफ। जागृति, Yes, sir. my question is which component will dominate? We have So three right, components of this velocity vector. Keeping in view this word, tell me which component will dominate. so I don't think it can be told. Yes, it is equal. Yes, sir. ऐसा नहीं होता कि x की तरफ ज्यादा तेजी से चल रहा हो। अगर ऐसा है तो ये इसकी बेइज्जती है ना वर्ड की, रैंडम, है ना भाई। अगर कोई चीज x की तरफ ज्यादा हो, एक y की तरफ कम हो, z की तरफ कम हो, तो इसके साथ इनजस्टिस है। अगर ये लिखा हुआ है तो x और y और z तीनों कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, तो रैंडम का सबसे बड़ा जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया बच्चों, वो यही किया गया कि x की तरफ जितना तेज चल सकता है उतना ही y की तरफ चल सकता है, उतना ही z की तरफ चल सकता है गैस के पार्टिकल्स, और इसको हम v कह सकते हैं। सब इक्वल है, ये वही लिख लो, नोट कर लो, ये बहुत बढ़िया है। नहीं समझे राघव? ऐसे तो x की तरफ चलता तो x की तरफ ज्यादा सांस, आसानी से सांस मिलती, y की तरफ चलते तो y की तरफ लोग भागते, और ये तो ओमिक्रॉन वगैरह ये तो सांस की बीमारी है, तो सब z की तरफ भागते, z एक्सिस की तरफ ज्यादा प्रेशर है। लिक्विड की तरह इसका प्रेशर ऐसे नहीं होता, नहीं तो प्रेशर अगर किसी एक्सिस की तरफ होता तो जनता भागती उधर ही, एक्स की तरफ लाइन लगी है, वाई की तरफ कोई नहीं है। नहीं समझे? तो ये तो अच्छा है, वी हैव टू थैंकफुल टू द क्रिएचर ऑफ दिस यूनिवर्स कि उसने रैंडम बनाया है, मतलब हर आदमी को, गरीब आदमी को भी सांस लेने में किसी भी एक्सिस की तरफ दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत की बात होती ना। बोलो, तो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईआईटी एडवांस ने जानते हो क्या किया? उसने रैंडमनेस को छेड़छाड़ कर दिया। उसने कहा अज्यूम दैट gaseous particles are moving with double speed in x direction बाकी रिमेनिंग से। अब उसने सब कुछ चेंज कर, इसके जो हम लोग अभी जो डेरिवेशंस करेंगे वो इस रैंडम को यूज करके करेंगे। उसने सब गड़बड़ कर दिया। का आप सोचो, आप क्या सोचें? जैसे याद करके आए थे, क्यों सोचे, है ना? तो जैसे वो जो बच्चे नहीं बिल्कुल तरीके से पढ़ा था जिन्होंने, वो जा ही नहीं सकते आईआईटी में, मतलब जा सकते हैं घूमने के लिए, वहां पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, है ना? वो प्रोफेसर्स की ऐसी बात ही समझ में नहीं आएगी उनको, बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ये ऐसे बात करेंगे। तो रैंडमनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए कि नहीं सारे बच्चे? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, फोर्थ। The interparticle collisions are neglected collision between
particle and the wall of the container. बताओ आरुषि, क्या मतलब है इसका? कैन यू एक्सप्लेन दिस? कैन यू एक्सप्लेन दिस? बताओ आरुषि, ये इंग्लिश सही लिखी है तो बताओ क्या मतलब है इसका? करते हैं, आर नेग्लेक्टेड ना, कैन बी नेग्लेक्टेड, पार्टिकल्स के बीच में, वही हम लोग कंसीडर करेंगे। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक पार्टिकल यहाँ से चला, दीवार तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अगर उसके बीच में टक्कर को भी हम इंक्लूड कर लें तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही स्थिति में पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। अगर उनके बीच के उसको भी कंसिडर करना शुरू कर दिया जाए, दैट इज वेरी डेंजरस, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। समझे कि नहीं? बोलो देवीना। तो हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं? कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड वॉल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये क्यूबिकल है, ऐसा कंटेनर है, तो हम लोग दो पार्टिकल्स के बीच के कोलिजन्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ये आपस में कोलाइड करेगा, लेकिन मानेंगे कि साफ रास्ता है, यहां पर आकर ही कोलाइड किया, बीच में कोलिजन नहीं हुए, ऐसा हम मानेंगे। ये नहीं, ये कंसीडर नहीं करेंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? सीधा हम मान। और ये कोलिजन कैसा मानेंगे? इलास्टिक। क्या मानेंगे? इलास्टिक मानेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। ये assumed to be valid, are assumed to be न्यूटन्स लॉज वैलिड, ऐसा मान लिया गया, एज्यूम कर लिया गया। वैसे तो इतने छोटे लेवल पर न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते हैं, एटॉमिक लेवल पर, लेकिन मान लिया गया है कि न्यूटन्स के लॉज वैलिड हैं। इतने कंक्लूजन्स होते हैं। अब हम लोग कुछ आगे काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। अच्छा, ये समझ में आया? एजम्पशंस के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। Yes. बोलो अब क्या करें? इतने एजम्पशन किस लिए किया है? समझो हम लोग क्या निकालने वाले हैं। हम लोग क्या काम करने वाले हैं कि मान लेते हैं कि एक कंटेनर है ऐसा। अगर एक ऐसा कंटेनर हो, ऐसा कंटेनर है, शेप क्या है इसका? क्यूब है ना। एक क्यूबिकल कंटेनर हो, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस कह दूं, इसको वाई एक्सिस कह दूं, और इसको जेड एक्सिस कह दूं। इसके साइड को मैं अगर, चलो एल कह देता हूँ, स्मॉल एल कह दूं। ठीक है, ये क्यूब है, स्मॉल एल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? एल क्यूब हो गया कि नहीं? बोलो।
और इस क्यूबिकल कंटेनर में चलो बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स, तो गड़बड़ बना है, ये चल जाएगा, ठीक है। ये इसमें गैसियस, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। कुछ ठीक हुआ? इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं। हमारा काम क्या है पता है? इसमें गैस के पार्टिकल्स हैं और मान लेते हैं कि इसमें एक ही टाइप की गैस है। हाँ, इसे मान लेते हैं क्या कि इसमें मास ऑफ ईच पार्टिकल, स्मॉल m क्या है आरुषि? मास ऑफ ईच पार्टिकल, ये हमें गिवन है। मान लो वो है हमारा हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस का मास तो हमें पता ही है एक पार्टिकल का, ये गिवन है। और हमें एक चीज और गिवन है, क्या क्या? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये भी गिवन है। तो हमसे एक काम कहा गया, हमें ये कहा गया कि इसके वॉल पर प्रेशर निकालना है, कैलकुलेट करना है। क्या 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 कैलकुलेट करना है? हाँ, प्रेशर exerted by gases, pressure exerted on the walls of the container, प्रेशर exerted, ये निकालना है हमें। टारगेट क्लियर हुआ? क्या निकालना है और क्या गिवन है, ठीक है। जागृति, देवीना, दिक्षा, Yes. क्लियर हुआ कि हमारा काम क्या है? टारगेट पहले क्लियर हो तभी तो कुछ काम करें। सो टारगेट इज फिक्स नाउ, वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर exerted on the sides of this container. Can you guess, Raghu, on which surface the pressure will be maximum? Huh? Devina, on which face the pressure will be maximum? So I think the bottom one. No, random motion है ना, so हर Oh, जगह एक ही प्रेशर हाँ, है। equal हो। ये लिक्विड नहीं है कि नीचे की तरफ ज्यादा प्रेशर होगा, है ना। इन केस ऑफ लिक्विड्स ओनली प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, राइट। यहाँ पर चाहे जहां निकालो, ऊपर निकालो या कहीं भी निकालो, चलो प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर जब मैंने निकालना शुरू किया, आप लिखना मत करो, समझो आरुषि। प्रेशर को मैंने पढ़ा हुआ है फोर्स बाय एरिया। क्या पढ़ा हुआ है? फोर्स बाय एरिया पढ़ा हुआ है। और फोर्स मैंने पढ़ा हुआ है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, न्यूटन्स लॉ, उससे काम हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मान लो एक पार्टिकल यहां पर मैंने देखा, ये पार्टिकल इस ऑरिजिन से चला है और इधर की तरफ जा रहा है, और मान लो इसकी स्पीड कितनी है vx, इसका मास कितना है m है। ये पार्टिकल इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जा करके यहाँ टकराएगा और फिर वापस आएगा, फिर इस दीवार से टकराएगा, फिर ऐसा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मान लो ऐसे चल रहा है, हालांकि ऐसे नहीं चल रहा होगा, तो रैंडम चल रहा होगा ना। मैं सिर्फ इसके एक्स एक्सिस वाली बात को कर रहा हूं। अगर एक्स की तरफ मैं मान लूं कि चलता, अरे इधर टकराया है तो इधर तो चल ही रहा होगा, इधर जो इसका कंपोनेंट है वो vx है, तो vx से मान लो ऐसे इधर इधर से आया और टकराया है, ठीक है। तो हमें पहले निकालना है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये बताओ राघव कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। सिंगल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना है? mvx है कि नहीं? तो जब ये टकराएगा तो टक्कर के जस्ट पहले इसका डायरेक्शन इधर है, टक्कर के बाद इधर हो जाएगा। तो ये बताओ डेल्टा पी कितना होगा? सिंगल पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज कितना होगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज पी फाइनल? टक्कर के बाद इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में स्पीड चेंज नहीं होती है, तो बताओ टक्कर के बाद कितना मोमेंटम होगा? माइनस mvx, और पहले कितना था? mvx, इसका मॉड कितना हो गया? 2mvx. So we have calculated the change in linear momentum of a gaseous particles due to its collision with the face on one of its faces. ठीक है बच्चों? ठीक है, यहां तक लिखो जल्दी।
बोलो हो गया। अभी बताओ कि दो लगातार कोलिजन्स के बीच में टाइम कितना लगेगा? दो लगातार कोलिजन्स के बीच में टाइम कितना लगेगा? बताओ, डेल्टा टी कितना होगा? जब ये पार्टिकल यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराया तो फिर से इसी जगह आने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ से इधर जाएगा और फिर इधर वापस आ जाएगा। तो जाने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा? लगातार दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा? बोलो। टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स, बिटवीन, बोलो राघव, टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स कितना टाइम लगा? विद द वॉल्स, विद द दिस फेस कितना गया? एल गया, एल वापस आया वीएक्स स्पीड से, सो 2l बाई वीएक्स। एल गया, मैं जाता हूं दीवार से टकराता हूं, फिर इधर आता हूं, फिर टकराता हूं, फिर जाता हूं, फिर टकराता हूं। तो लगातार मैं कितनी देर के बाद टक्कर हो रही मेरी? एल जाना, एल आना वीएक्स स्पीड से, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, 2l बाई वीएक्स। देवीना, जागृति, विदुषा, Yes. clear? So we have delta P and we have delta T and we need to calculate force. क्या किया जाए? डेल्टा P by डेल्टा T कैसे करें? फोर्स ड्यू टू वन पार्टिकल, फोर्स ड्यू टू वन पार्टिकल कितना होगा? डेल्टा P बाई डेल्टा T। अरे बोलो की वैल्यू तो कितना हो गया ये? व्हाट इज डेल्टा P? 2m vx, और नीचे क्या आया था? 2l बाई vx। कितना आ गया? m vx स्क्वायर बाई l। ये आ गया फोर्स ड्यू टू सिंगल पार्टिकल, इजंट इट? ठीक है जागृति, फोर्स ड्यू टू सिंगल पार्टिकल। अब वी एक्स स्क्वायर क्या होगा? वी एक्स स्क्वायर देखो इधर, v हम लोगों ने क्या लिखा था? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई इज ऑल्सो वी एक्स प्लस वी जेड के कैप। बताओ आरुषि, अगर मैं v को v से ही डॉट कर दूं तो यह जाएगा v स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, और इसको इसी से इसी वेक्टर को इसी वेक्टर से डॉट करूं तो क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, डॉट भूले तो नहीं हो, वी एक्स को वी एक्स के साथ, ये तो होता था। और वी एक्स और वी वाई और वी जेड इक्वल है, तो ये भी वी एक्स स्क्वायर है, ये भी वी एक्स स्क्वायर है, तो ये तीनों मिलाकर 3v स्क्वायर हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये जो v है ना, v स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3v स्क्वायर, इजंट इट? तो v स्क्वायर कितना हो गया? v स्क्वायर बाई 3। तो हम लोग फोर्स का 1/3 कंट्रीब्यूशन ही निकाल रहे हैं ना, क्योंकि वो तीनों तरफ तो जा सकता है। हम लोग x की तरफ तो लेकर चल रहे थे, तो x की तरफ जो फोर्स है वो उस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी का 1/3 प्रोबेबिलिटी है उधर की तरफ, उसको वो तो वैसे ही y वाले फेस से भी z वाले फेस से भी टक्कर हो सकती थी। अब देखो ध्यान से, ये आ गया। अब इसको वहां छाप दो तो कितना हो गया? 4 ड्यू टू सिंगल पार्टिकल कितना हो गया? mv स्क्वायर बाई 3l। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी, एनी डाउट? डेरिवेशन आ गया तुम्हारे में? जागृति, देवीना, एनी डाउट? मैंने वेलोसिटी पहले लिख, रैंडम मोशन में लिख दिया था ना अभी।
कहीं लिखा था वेलोसिटी, ये लिखा था ना, इसको मैंने छाप लिया वहां। बोलो F1 आ गया कि नहीं, यस या नो? जागृति, F1 आ गया। दिस इज फोर्स ड्यू टू वन पार्टिकल on one of the faces, isn't it, Jagrati? Yes, sir. So this is force due to one particle. अगर मुझे सारे पार्टिकल्स का निकालना है तो क्या करेंगे, सबका ऐड कर दें। अरे भाई टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स उस वाले फेस पर, किस वाले फेस पर, याद है ये वाला फेस जहां पर टक्कर हो रही है, अरे याद है ये, तो टोटल फोर्स कितना होगा, m, हर पार्टिकल का मास तो इक्वल ही है, mv²/3l आया है ना, m/3l तो कॉमन हो जाएगा, और v1² हो सकता है दूसरा उतना तेज ना चल रहा हो सकता है तीसरा कुछ और स्पीड से चल रहा हो, ऐसे कितने, बोलो। तो ये ऐसा आ गया, ये फाइनल प्रेशर हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। इसमें थोड़ा इसको अच्छे ढंग से लिखते हैं, फोर्स को अगर एरिया से, अच्छा चलो प्रेशर निकाल लेते हैं, तो प्रेशर कितना हो गया, फोर्स बाय एरिया, तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, L², तो अगर मैं L² से डिवाइड करूंगा तो m/3l³ हो जाएगा ना, L तो पहले था, L² से और डिवाइड किया, L³ और क्या बचा, v1² प्लस v2² प्लस v3² प्लस अप टू कहां तक, vn²। ये क्या है, वॉल्यूम हुआ कि नहीं, वॉल्यूम, तो प्रेशर कितना हो गया, मास बाई 3 वॉल्यूम, है ना, और v1² प्लस v2², इसमें एक काम करते हैं, देखो v1² प्लस v2², ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, किसी को दिक्कत तो नहीं, ये क्या लिखा हुआ है जागृति, कैन यू गेस व्हाट इज दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज, क्या लिखा है, दिस इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड्स, अरे स्पीड का स्क्वायर प्लस दूसरे की स्पीड का स्क्वायर प्लस तीसरे की स्पीड, स्क्वायर का एवरेज है, किसका एवरेज है ये क्या है, ये टर्म, ये क्या है, मीन स्क्वायर, क्या है ये, अरे क्या है ये, मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर स्पीड, इजंट इट जागृति, किसका मीन Yes, है sir. ये, किसका मीन है, स्पीड के स्क्वायर का एवरेज है ना। Yes, sir. तो अब फाइनली हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, देखो प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज 1/3 Nm बाई वॉल्यूम इंटू क्या, v मीन स्क्वायर, क्यों, अरे इसको मैंने क्या लिख दिया, मीन स्क्वायर स्पीड, v मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्यों, ठीक है कि नहीं, ये मैंने किसकी जगह लिखा है, मीन स्क्वायर, v1² प्लस v2², इसको ऐसे लिखो तो क्या होगा, इधर देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्क्वायर करके और अंडर रूट कर दूं, किसी को दिक्कत, उल्टा अंडर रूट करके स्क्वायर, किसी को दिक्कत, कोई हो ही नहीं सकता। अब ये क्या लिखा है, ये रूट मीन स्क्वायर, क्या लिखा है, सुना है क्या कहीं, कहा, कब, स्कूल में सुना है,
पता चला कैसे आया होगा ये, बताया था, रूट मीन स्क्वायर। कैसे कैसे, अरे इसका नाम ही देखो बड़ा बढ़िया है, स्क्वायर करो हर चीज का, फिर उसका एवरेज निकालो, फिर अंडर रूट ले लो। इससे आसान चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। रूट मीन स्क्वायर आ जाए तो बहुत खुशी होनी चाहिए। इसका नाम ही जो करना है वो लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, वी आर एम एस। इसको क्या लिखेंगे, वी आर एम एस। तो अब बताओ फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mv ओवर, नहीं, mn ओवर v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। बोलो जल्दी, ये हमें डिराइव करना था एक्चुअली। जहां पर वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर बाई n का अंडर रूट। देवी क्लियर कि नहीं, बताओ। ये फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ ए गैस। हम लोग जिस रूम में बैठे हैं, इस रूम में जो, इस रूम की दीवारों पर जो गैस का प्रेशर है वो है कितना, 1/3 mn बाई वी स्क्वायर आर एम एस। एम एस, हाँ बहुत बढ़िया, एन, वेरी गुड, लिखा नहीं गया है, हाँ? एम क्या है, बस हमें कोई बता दे कि इस रूम में कौन सी गैस है, मैं मास पता कर लूंगा गूगल से। और कितने पार्टिकल्स हैं ये कोई बता दे, इस रूम का वॉल्यूम में निकाल लूंगा, हाँ? और ये मुझे निकालना पड़ेगा, ये कौन बताएगा, कोई नहीं बता सकता। इसके लिए एक और फॉर्मूला काम किया बाद में। बोलो जागृति, डिड यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. So, I had a question. हम्म, So, when we are multiplying n with mass, so we get the total mass of the molecules, yes, and yes, then we're m dividing is, it by m into n is total mass, so mass by volume is density, yes. so it can be written as 1/3 rho v square rms। बिल्कुल Okay. लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला इन ओरिजिनल फॉर्म। नाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू मेनी इजियर फॉर्म्स as per your requirement. Okay. But now the situation is, now the problem is that how to calculate this is very difficult. Calculating speed of each particle, squaring it, then calculating speed of another particle, squaring it, and millions of particles are there, then taking the sum of these quantities, then dividing the by n, then calculating square root, very difficult। कैसे करना है, कैसे करेंगे? अब किसी ने और बताया, एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन लोगों ने बताया कि इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम किसी दूसरे तरीके से समझ सकते। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे तो हो गया ये। इसमें ये इतना तक ही था, हमारा जो हेडिंग था वो हमने कैलकुलेट कर दिया, भाई ये इतना हो सकता है, और यहाँ से हम बात कर सकते हैं कुछ आगे। बोलो भाई, अब क्या करें, अब क्या करें? हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वी आर एम एस का स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई बार इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आर एम एस स्पीड ही पूछ लिया जाएगा कितना होता है, तो कितना हो गया, 3 बाई क्या, m इंटू एन को हम टोटल मास ऑफ द गैस कह सकते हैं। अरे एक पार्टिकल का मास स्मॉल m है और n पार्टिकल्स हैं, तो हम m को टोटल मास कह सकते हैं ना, 3 बाई m, ये तो, और अंडर रूट। कोई बोले कि भाई वी आर एम एस निकालो, निकाल दिया। मुझे प्रेशर बताओ, वॉल्यूम बताओ,
अब तो क्या है कि मास बाय वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है, तो बहुत बढ़िया, उसकी बात ही मान लो। क्या 3p बाई रो, तो वी आर एम एस आ जाएगी। प्रेशर मेजरेबल क्वांटिटी है, जैसे वी आर एम एस निकालने की दिक्कत आ रही थी कि वी आर एम एस कैसे निकालें, तो प्रेशर कैन बी मेजर्ड, क्यों, डेंसिटी कैन बी मेजर्ड। So if pressure and density can be measured, we can calculate RMS speed. बोलो, अब ये ओरिजिनल फॉर्म है, इसको तुम जिसमें मर्जी उसमें कन्वर्ट कर लो। जैसे कि पहले एक एग्जांपल मुझे बताओ राघव। We have different quantities 1, -2, 2 and √2 and 3 and 5. Find RMS value of these. Find RMS, root mean square value of these quantities. Find root mean square value. रूट मीन स्क्वायर उल्टा करना है, सबसे पहले क्या है, स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकालो। (5/√6). और कोई आंसर? एक आंसर आगो का आ चुका है, ये रहता देवीना, यानी कैलकुलेट दिस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। Sir, I'm calculating. यही लिखा हुआ है, क्या करना है, स्क्वायर करना है, एवरेज निकालना है, अंडर रूट लेना है। क्या कितना? अरे ये तो बड़ा आसान है यार, क्या करते हो तुम लोग। 1 का स्क्वायर 1 +4 +4 +2 +9 +25, कितने आइटम्स हैं? हाँ 6। इसका यही तो करना है, कितना आया ये? हाँ 45। सर 15/3 होल रूट आ रहा है। अच्छा हाँ, हाँ 45 तो 15/6, 15/2 होल रूट आ रहा है। 45/6, तो दिस इज 15/2, 2 √7.5, राइट कि नहीं? तो ठीक है जागृति, यस सर। √7.5 is nearly approx 2.7. ये आ गया। So this is how we calculate the root mean square of anything, not only speed, anything you can calculate. Squaring each term, taking its average, and then taking square root will get you, will let you know the value, what is called as root mean square value. ठीक है, तो ये आगे है हमारे पास। अब रिलेशन क्या है कि PV इज इक्वल टू 1/3mn v²RMS। ये फॉर्मूला आज का अचीवमेंट है जो हम लोग याद रखेंगे कि ऐसा हम लोगों ने कुछ निकाला था। यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया VRMS इज इक्वल टू 3p/ρ, where P is pressure, ρ is density। अब इसमें V एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हम लोग सीखेंगे, एंड व्हाट इज कॉल्ड एज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो हो जाएगा इसमें तुम्हारे काम का। ये हमें पढ़ना है।
टेम्परेचर कहीं नहीं दिख रहा है अभी तक, प्रेशर दिख गया, वॉल्यूम दिख गया, मास दिख गया। क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इन सब चीजों को, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी मुझे दे देना ताकि मैं चेक कर दूं। और देवीना तुम शाम को कॉपी ना बाहर लेकर आना, तो मुझे दे देना, तो मैं चेक कर दूंगा। वैसे वो जो फोटो आया है ना उसमें दिख नहीं रहा है क्लियर। अच्छा सर ठीक है, मैं ले आऊंगी सर। मैं नेक्स्ट क्लास से मैं ऑफलाइन भी आ जाऊंगी। ठीक है, उसके पहले ही पहुंचा देना है घर पे ठीक या है यहाँ मैं, पे। हाँ ओके सर। चलिए, ओके, थैंक यू।